नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। बेसिकली हम थ्योरी तो समझ लेते हैं, बट थ्योरी इम्प्लीमेंट करने के दौरान हम लोगों को क्लियर नहीं होता है कि कैसे करना है। तो शुरुआत करेंगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन से, और फिर जैसे आपने पहले वीडियोस भी देख चुके होंगे मेरे कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एंड फॉर JEE, ऐसे टाइप के मैं क्वेश्चंस भी डालती जाती हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता जाए। तो पहले हम आज चैप्टर 3 के हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 40 जितने हैं, तो आज हम 20 कर लेते हैं। 20 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चंस का क्या थीम बनता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो हमारा जो चैप्टर में थियरी किया था वो कितना ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जब हमने टेबल बनाया था पीरियोडिक टेबल, तो उसमें किस बेस पे बनाया था। थीम मतलब कि क्या कैरेक्टर्स थे, मतलब किस बेसिस पे हमने वो टेबल बनाने का सोचा था। हमने इसका मतलब कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने, तो जो बेसिक थीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज टू क्लासीफाई, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, अब धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ते जाए तो इतने सारे एलिमेंट्स को हम लोग याद करना तो पॉसिबल था नहीं। तो हमने कैसे किया, इन द फॉर्म ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जिनकी सेम प्रॉपर्टीज है उनको हमने उस हिसाब से पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड कर लिया था। ये अरेंजमेंट करने के बाद एलिमेंट्स को स्टडी करना इजी हो गया। वो एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनके अंदर स्टडी करना इजी हो गया था। कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो गई थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो थी वो काफ़ी सटीक मिल रही थी फ्रॉम द टेबल। तो इसके लिए वो थोड़ा आसान हो गया था। एंड दिस वे हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया अलग अलग जगह पे इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के मोटी मोटी बात इतनी है कि दिन ब दिन एलिमेंट्स जो थे वो नए नए डिस्कवर होते जा रहे थे। तो उन एलिमेंट्स को, इतने सारे एलिमेंट्स को याद करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पहले अगर 14 जितने थे, 20 जितने थे, ठीक है, हो जाते थे। 63 तक तो फिर भी ठीक था। 63 के बाद जब और एलिमेंट्स बढ़ते गए तो पॉसिबल बहुत कम हो जा रहा था। तो इसके लिए हमने ग्रुप में उनको डिवाइड कर लिया। जैसे आप समझिएगा आपके क्लास में जो है वो 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो इतने सारे बच्चों की प्रॉपर्टीज़ लाइक कैसे याद करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर लिया। लाइक यहाँ तो आप बच्चों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, मतलब कि ग्रुप ए में जो है वो सारे के सारे हम लोग ना 18 to 90% वाले रख देंगे। ग्रुप बी में जो है वो हम लोग 60 to 70 वाले, ग्रुप सी में हम लोग 50 to 60 वाले बच्चे रख देंगे। तो उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोगों की उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। इस तरीके से किया। ठीक है, तो दैट वॉज अ बेसिक थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which important property did Mendeleev use to classify the element in his periodic table and did he stick to that? तो ये वो कह रहे हैं कि मेंडलीव जी ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, और क्या वो उस प्रॉपर्टी पर बरकरार रहे कि उन्होंने अपनी ही प्रॉपर्टी बदल डाली। देखते हैं। देखिए, अब मेंडलीव जी ने जो है वो हॉरिजॉन्टल रॉज एंड वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये कॉलम्स बनाए थे और इस तरीके से रोज बनाए थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, अब वहाँ पे उन्होंने एटम्स कैसे रखे थे, एलिमेंट्स कैसे रखे थे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट इन सच अ वे दैट एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और द ग्रुप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट तो किया। ठीक है, जैसे कि पहले में समझो कि लिथियम आ गया, ठीक है, फिर सोडियम आ गया, फिर पोटेशियम आ गया। इस तरीके से उन्होंने अरेंज तो किया। अब लिथियम का मास जो होता है वो 7 है। ठीक है, सोडियम का मास 23 है, पोटेशियम का मास 39 है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट किया और साथ ही साथ ऐसे अरेंज किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप और पीरियड के हिसाब से उन्होंने इस तरीके से बाइफर्केशन कर लिया। उसके बाद ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन विद द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इन्होंने कुछ हद तक तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, पर उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जहाँ पर वो इस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे और उनको बदलाव करना पड़ गया। फिर उन्होंने एटॉमिक वेट को क्या कर लिया, इग्नोर कर लिया। ये सोचा कि शायद एटॉमिक मेजरमेंट में ही कुछ गलती आ गई होगी एंड प्लेस द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या किया कि जैसे कि वेट अलग आया, ओके, तो उन्होंने बोला कि शायद मुझसे वेट निकालने में गलती हो गई हुई, या तो जहाँ से एटॉमिक वेट मिला था उसका यहाँ वो उस रेस्पेक्टिव में वो शायद गलत आया होगा। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अरेंज कर लेता हूँ।
तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कोबाल्ट, निकल, ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, जिनका ऑर्डर जो है वो ऊपर से नीचे आते आते बदल गया, तो इसके लिए वो अपने ही बात पर स्टिक नहीं रह पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना What is the basic difference in approach between the Mendeleev's periodic law and the modern periodic law? अब देखो, आपको पता है कि हम लोग अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉलो करते हैं, पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाने से पहले अच्छा खासा पीरियोडिक टेबल बन चुका था जो मेंडलीव जी ने बनाया, तो काफ़ी बेहतरीन था। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के अप्रोच में क्या डिफरेंस था? तो बहुत सिंपल डिफरेंस था कि मेंडलीव जी ने जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हेनरी मोज़ले थे, ओके, उन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो किया इन द फॉर्म ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उस हिसाब से उन्होंने उनको नंबराइज कर लिया, यही डिफरेंस था। बाकी देखो, पीरियोडिक में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखोगे, पीरियोडिक फंक्शन में अरेंज करोगे, पीरियोडिक मतलब एक इक्वल इंटरवल में आप उसको अरेंज करते हो, तो अरेंज करने का इन्होंने जैसे कि समझो मेंडलीव जो है वो बच्चों को मार्क्स के बेसिस पर सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और मॉडर्न पीरियड लॉ जो है वो बच्चों को, ठीक है, उनकी हाइट के बेसिस पर सेपरेट कर रहा है, यूँ समझ के चलो। ठीक है, उनके हाइट के बेसिस पे कर रहा है, तो मार्क्स और हाइट ऐसा आ गया, तो बस यही डिफरेंस था। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस है। ओके, नाउ जो 3.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो 6th पीरियड है टेबल के अंदर, उसमें 32 एलिमेंट्स से आप में जस्टिफाई करो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पीरियड नंबर जो है बच्चा जी वो 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब पीरियड नंबर से हमें n मिल जाता है। n मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? sp-df। तो अगर आप अहबॉ का प्रिंसिपल देखो, जो आपको यहाँ पे मैंने चार्ट दिया हुआ है, तो हम लोग 6 से, ठीक है, n = 6 से स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया यहाँ पे कि पीरियड अगर 6 है तो n भी 6 हो जाएगा, विच इज़ अ क्वांटम नंबर। तो यहाँ से 6s से करना शुरू करते हैं। तो अब एरो देखो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, 6s, उसके बाद क्या आया? 4f, 5d, 6p। ठीक है, तो चलो बस ये लिख देते हैं हम लोग। सो यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे बच्चा? ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 6s, 6s, then 4f, 5p, 5d and 6p। ओके, 5d and 6p। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। f में कितने होते हैं? 14। ओके, d में कितने होते हैं? 10, और p में कितने होते हैं? 6। तो अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो 2 + 14 कितना हो जाएगा? 16, 16 + 10 26, 26 + 6 दैट इज 32। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा इसके अंदर? 32। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पीरियड में, उतने ही एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 6th पीरियड है, ओके, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। क्लियर? अब आया समझ में इतना? जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पीरियड की, अब फर्स्ट पीरियड मतलब कि 1s आएगा। 1s मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको याद होगा फर्स्ट पीरियड में हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन हुए उतने ही एलिमेंट्स हुए। ठीक है, अब क्लियर हो गया इस पॉइंट पे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ बच्चा 3.5 क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। In the terms of period and group, where would you locate the element with Z = 114? Okay, Z = 114 मतलब कि एटॉमिक नंबर जो है 114 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में इस एलिमेंट को रखोगे? देखो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके अंदर, जहाँ पे आप ना ग्रुप और पीरियड को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बार वो ज़रूर देख लेना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो आपको बता दूं कि जो भी आपके पास नंबर हो ना बेटा, वो एटॉमिक नंबर को आप उसके नज़दीक से जो 18th ग्रुप है नोबल गैस, ठीक है, उसके नंबर के साथ कनेक्ट करो। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ तो 114, तो मैं अगर लिस्ट बनाऊँ तो क्या होता है? 2, देन 10, 18,
36, 54, 86 एंड 118, ये लिस्ट है। ठीक है, तो 114 जो है वो किसके नज़दीक है, 118 के, ये किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये कौन से पीरियड में होगा बेटा, 7th पीरियड में होगा। तो कौन से पीरियड में होगा, 7th पीरियड में हो गया। इतना क्लियर हो गया। ओके चलो अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 18 में से माइनस करेंगे डिफरेंस, किस डिफरेंस को, जो एटॉमिक नंबर है वो और जो उसके नज़दीक का नोबल नंबर है वो। तो 114 और 118 में कितना गैप है बेटा, 4 का गैप है। तो कितना आया, 14। तो मतलब कि वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा, 14th ग्रुप में लाई करेगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कह रहा है कि आपको एटॉमिक नंबर लिखना है। ठीक है, वो एलिमेंट जो होगा वो 3rd पीरियड और 17th ग्रुप में लाई करेगा। ठीक है, पीरियड नंबर 3 होगा और ग्रुप नंबर 17 होगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान देना होगा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं पीरियड नंबर 3। ठीक है, अब पीरियड 3 में हम सीधे 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 यूं जाओ। ठीक है, ग्रुप नंबर ये रहा 17। तो कौन सा एलिमेंट आ गया, क्लोरीन, सिंपल। ठीक है, अच्छा अगर आपको थोड़ा सोचना भी है तो सोच सकते हैं। कैसे सोचो कि भाई फिर आपको फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करो। ठीक है, पीरियड फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 होते हैं। पीरियड 2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 होते हैं। पीरियड 3 में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पीरियड 3 जो है वो स्टार्ट होता है सोडियम से। ठीक है, दैट इज 11 से लेकर 18 तक। अब 18 जो आता है वो आता है आर्गन, और अपने को चाहिए ये 18 ग्रुप हो गया। ठीक है, अपने को चाहिए 17 ग्रुप, तो आर्गन से पहले कौन आएगा, क्लोरीन। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया क्लोरीन। सो क्लोरीन जिसका Z इज इक्वल्स टू 17 है, लाइज इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय द लॉरेंस बेर्कली लेबोरेटरी एंड सीबॉक्स ग्रुप। अब देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। लॉरेंस आपको टेबल दिमाग में है तो आपको पता है, लॉरेंस से अपने पास आता है लॉरेंशियम Lr। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। और बर्केली से आएगा बर्केलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 97 होता है। सीबॉक्स से आएगा सीबॉगियम, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 106 होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई ऐसा क्यों है कि भाई अगर आपके पास फर्स्ट ग्रुप है तो लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ठीक है, सीसियम आ गया, रुबिडियम आ गया, तो ये जो आप लिख रहे हो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम का क्या होता है, लिथियम का होता है 2,1, ओके। सोडियम का क्या होता है 2,8,1, इसका होगा 2,8,8,1। ठीक है, मतलब सबके पीछे कौन से कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1,1,1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 1 दैट मीन्स की सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इसका मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबका 1,1 है, इसके लिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस रियली मीन टू यू। चलो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस का एग्जैक्टली मतलब तुम्हारे लिए क्या है। तो देखो, एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि ये रहा मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये रहा मेरा एक शेल उसका, ओके। एक और बना देते हैं, ये रहा एक और शेल। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी अब ये जो न्यूक्लियस है ये तो प्लस साइन,
ओके, मैंने 2 शेल बनाए यहाँ पर। तो 2 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाई का, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेकंड शेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो कुछ भी, तो अपने को सारे वो मैटर नहीं करता, अपने को ये देखना है कि एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं। तो आपका लास्ट जो शेल है, ठीक है, ये सेंटर हुआ, ये सेंटर से लास्ट तक के शेल का जो ये डिस्टेंस रहेगा, इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एटॉमिक रेडियस। समझ आया बच्चा? ये मैंने सिंपल बताया, अब इससे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, वंडरवाल्स के हिसाब से, कोवेलेंट के हिसाब से, हम उसकी बात नहीं कर रहे, सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग। तो भैया एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वहां तक का जो गैप होगा उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस। इतना क्लियर हुआ? चलो शाबाश। अब आयोनिक रेडियस मतलब क्या है? देखो, आयोनिक रेडियस मतलब कि जब एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है बाय ईदर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो जब आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयोनिक रेडियस। जैसे कि ना बच्चों देखो, ये न्यूक्लियस हुआ, ओके, इसमें मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, के शेल है, एल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये जो है ना वो मैंने सोडियम एटम बनाया है, ठीक है। अब सोडियम एटम का क्या होता है बेटा? 2 8 1 होता है। तो यहाँ पे हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हमारे पास हो गया एक और इलेक्ट्रॉन। नाउ जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब वो लूज कर लेगा तो क्या बना देगा? Na+ बना देगा, Na+ बना देगा। इसका मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हट गया। अब ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो सीधी सी बात है, वो जो पूरा शेल था वो भी किसी काम का नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एटम टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आयोनिक रेडियस में क्या होगा कि जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तब उसका रेडियस का गैप कितना होगा, उसको हम कहेंगे आयोनिक रेडियस। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वो डिपेंड करता है। इसके लिए ये कैटायन और एनायन दोनों पे होता है। हाँ, कैटायन का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब वो वाला शेल था तो बट अभी साइज ज़्यादा थी, जैसे वो शेल चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो साइज क्या हो गया बेटा? कम हो गए, ठीक है। तो साइज कम हो गई। अगर आपको मैं बता पाऊँ तो दोबारा बताऊँ। तो देखो, अब एक्चुअली ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ओके। तो पेरेंट एटम के हिसाब से तो जो कैटायन होता है ना, उसका आयोनिक रेडियस हमेशा ऑलमोस्ट छोटा ही होता है देन द पेरेंट आयन, क्योंकि वो एक शेल जो है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है तो ये वाला शेल जो है पूरा हट जाएगा, ठीक है, ये पूरा शेल जो होगा वो हट जाएगा। तो अब अगर ये शेल हट गया, ठीक है, पूरा हट गया शेल ये, तो इसके लिए साइज़ कम हो गई। जबकि एनायन की साइज़ पेरेंट से ज़्यादा होती है, एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसके लिए उसके साइज़ ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? अब आया समझ में इतना? चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, हाउ डू एटम रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन? एटॉमिक रेडियस जो है ना बेटा, वो ग्रुप और पीरियड में कैसे बदलता है? देखो, अब सिंपल अपन बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, ठीक है, मैं फर्स्ट ग्रुप ले लेती हूँ, बहुत इजी तरीके से समझना है। तो फर्स्ट ग्रुप 1 में हमारे पास होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, 3 अभी मैंने ले लिए। लिथियम का 2,1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2,8,1 और इसका हो जाएगा 2,8,1, ठीक है। इसका नंबर होता है 3, 11 और 19। इतना क्लियर हुआ? अब अगर बेटा मैं इसके शेल्स बनाऊं तो क्या होगा? इसमें कितने शेल आएंगे? 2। सोडियम में कितने हो जाएंगे? 3। पोटेशियम में कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, तो अब आप देखो धीरे धीरे शेल बढ़ते जा रहे हैं तो साइज भी बढ़ती जा रही है, हाँ या ना? है ना? तो इसके लिए ग्रुप में जब आप देखते हो तो एटॉमिक रेडियस की साइज बढ़ती जाती है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं पीरियड की, अब सुना मेरी बात को ध्यान से, जब हम बात करेंगे पीरियड की तो देखो सोडियम 2,1, मैं ये पीरियड नंबर थर्ड ले लेती हूँ 2,8,1। फिर आता है मैग्नीशियम दैट इज 2,8,2। फिर आएगा एल्यूमिनियम 2,8,3। ठीक है, इस तरीके से क्या होता जा रहा है? देखो नंबर ऑफ शेल्स ना तीनों में 3 ही है,
281, Mg के लिए भी 1 2 3, एल्यूमिनियम के लिए भी 1 2 3, तो सेम ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है इसका, मतलब कि यहाँ पे एटॉमिक साइज सेम होगी? नहीं, पीरियड में सेम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब देखो बच्चा, जैसे कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये सोडियम का मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इनर तो सबके सेम ही है, इनर तो सबके 2 8 2 8 2 8 ही है, ठीक है। एल्यूमिनियम में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है बेटा। तो देखो अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, साइज रिड्यूस होती जाएगी। तो याद करना कि जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में साइज रिड्यूस होती है, जबकि ग्रुप में साइज इंक्रीज होती है। ग्रुप में साइज इंक्रीज होती है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाते हैं। पीरियड में साइज डिक्रीज होती है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं इन द सेम शेल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ओके, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर इतना? ओके। नाउ बच्चों 11th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द फॉलोइंग आयंस और एटम्स, ठीक है। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है F नेगेटिव। अब बेसिकली अगर हम देखते हैं बेटा, तो F जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9, ठीक है। नेगेटिव एक माइनस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, सीधी सी बात है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 9 थे, अभी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स किस किस के पास हैं? देखो अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे सोडियम के अंदर भी, और सोडियम प्लस में ना, क्योंकि सोडियम क्या होता है, जैसे Na जो है उसके अंदर 11 नंबर होता है, मतलब कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, नियोन तो होगा ही होगा, एटम के फॉर्म में नियोन भी है, उसके नंबर 10 है, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ ही गए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 2-3 स्पीशीज के नाम लिख देने हैं, दैट्स इट। अब जैसे हम बात करते हैं नंबर 2 की, आर्गन, ठीक है। अब आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक तो Cl माइनस देख लो, देखो Cl जो होते हैं उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब माइनस की बात करते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका अंदर कितने होंगे? उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। और भी बहुत सारे होंगे। देखो किसकी और बात करोगे आप कैल्शियम की बात कर लो। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएंगे उसके पास। बात समझ में आ रही है? बस यही करना है। मैग्नीशियम में बात करते हैं हम Mg2+ की। Mg2+ मतलब कि Mg के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस मतलब निकल गए, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन में ये हमने जो भी ऊपर पर एग्जाम्पल दिए वो कि वही एग्जाम्पल रिपीट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रुबिडियम की, रुबिडियम प्लस, तो रुबिडियम का नंबर क्या होता है? रुबिडियम का नंबर होता है बेटा, रुबिडियम का नंबर होता है 37, ओके। अब ये प्लस की साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 36 इलेक्ट्रॉन्स। अब 36 में आप कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हो? देखो ब्रोमीन ले लो, Br-, ब्रोमीन का नंबर 35 होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, कितने हो गए? 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर स्ट्रोंटियम ले लो आप, इसके अंदर नीचे लिख देती हूँ, स्ट्रोंटियम, उसका नंबर 38 होता है, तो वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो 36 आ गए, ठीक है। तो इसको हम आइसो स्पीशीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज N-3 2O2 F Na Mg Al+3, what is common in them? ओके, तो N-3 नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन आए, पहले 7 थे, 7 में 3 प्लस हो गए, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। O में 2 इलेक्ट्रॉन आए, पहले कितने थे? 8, 8 में 2 और ऐड होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। F- माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन आया, पहले 9 थे, 1 आया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम Na+, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। Mg2+, साफ साफ है, 12 में से 2 निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और Al3+, मतलब कि 13 में से 3 निकल गए तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखो
तो what is common in them? They have the 10 electrons. Okay, so common in them, that means कि each species has the same 10 electrons. Arrange them in order of the increasing ionic radii. तो अभी हमें इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयोनिक रेडिया से. देखो अब ये सारे के सारे कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, क्योंकि इन सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. इतना तो क्लियर हो गया. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा. ठीक है, आयोनिक रेडियस. तो याद करना, आयोनिक रेडियस या आयोनिक रेडिया is inversely proportional to the nuclear charge. is inversely proportional to the nuclear charge. ठीक है, तो अब अगर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनिक रेडिया उतना कम होगा. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब ये कम से ज़्यादा में जाना है. तो भी देखो कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, वहाँ से शुरू कर लेते हैं. तो सबसे ज़्यादा पावर आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम में, तो Al3+. ठीक है, इसका आयोनिक रेडिया कम होगा. देन Mg2+, देन Na+, F-, O2- और N3-. दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायन आर लार्जर इन रेडिया देन द पेरेंट एटम. ये वाला सेम क्वेश्चन हमने आगे एक्सप्लेनेशन में किया भी था. जैसे हमने बात की कैटायन की. ओके, अभी हमने बात किया सोडियम का. ठीक है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1. तो जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2,8. ठीक है, तो बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो शेल होगा वो कम हो जाएगा. 3 के हिसाब से कितने शेल्स आ रहे थे? 3 शेल्स आ रहे थे. अभी एक कम हो गया, मतलब साइज़ कम हो गई. तो कैटायन की पेरेंट एटम से साइज़ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाते हैं. ओके, तो और जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे एनायन की, तो एनायन के अंदर साइज़ जो होगी वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एड ऑन होते जाएंगे. ओके, सो बिकॉज द साइज विल बी लार्जर देन द पेरेंट एटम ऑफ द एनायन, बिकॉज द एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग रिपल्शन. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, दूर होती जाएगी न्यूक्लियर चार्ज से. वो बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर वो डिक्रीज होगी, बट नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वो इंक्रीज होगी. ठीक है, क्योंकि फिर आपने कोई ये क्वेश्चन मत कहना कि मैम आपने तो वहाँ पे पीरियड में बताया था कि साइज डिक्रीज होती जाती है. एक चीज़ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, सुनो, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे. मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम बात करते हैं N3- की. ठीक है, अब बेसिकली नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब N3- मतलब कि कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. शेल तो वही का वही है. तो जैसे कि ये मेरा न्यूक्लियस हुआ, ये हो गया मेरा पहला शेल. ठीक है, जिसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए. ये हो गया मेरा सेकंड शेल. ओके, अब अभी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए. अब इसमें कितने आ गए, 8. अब अगर मैं नाइट्रोजन के पहले वाले के हिसाब से बात करूं तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, दैट मीन्स कि 2,5. ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पर 5 होने चाहिए थे, 1, 2, 3, 4, 5. बट जब वो 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो 5 के बदले क्या हो जाएगा, 8. तो जगह तो उतनी है और 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपस में धक्का मुक्की करेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए एनायन की साइज उसके पेरेंट एटम से, याद करना पेरेंट की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, कंपेरिजन नहीं कर रहे हम सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कंपेरिजन नहीं कर रहे हम, उसके पेरेंट से बात कर रहे हैं. तो पेरेंट एटम से उसकी साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जबकि कैटायन में साइज कम हो जाती है, क्योंकि कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है भैया ये क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट व्हाइल डिफाइनिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आपको पता है, वो एंथैल्पी जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाती है उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो ये दोनों टर्म्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये दोनों टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट के लिए अलग अलग क्यों डिफाइन किया जाता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज क्यों लाते हैं हम लोग. तो देखो, आइसोलेटेड गैसियस एटम, अब पहले तो वर्ड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब कि अकेलापन, वो अकेला है.
ठीक है। तो द एटम्स इन द गैसेस स्टेट आर फार सेपरेटेड इन द सेंस दे डोंट हैव एनी म्यूचुअल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस, ठीक है। तो वो गैसेस एटम जो बाकी गैसेस एटम से दूर होंगे, क्योंकि उनके अंदर उनके जैसा रिपल्जन अट्रैक्शन फोर्स नहीं दिखेगा, तब जाके हम उनको क्या वर्ड देंगे, आइसोलेटेड वर्ड दे देंगे। ठीक, जैसे आपके स्कूल में बच्चे होते हैं, समझो कि 15 लड़की हैं, 15 लड़की में से एक लड़की ऐसी होगी, ठीक है, वो लड़की तो है ही, सीधी सी बात है, बट उसका नेचर ऐसा होगा कि वो किसी से घुल मिल नहीं रही है, ठीक है, अकेले अकेले रहती है, आती है जाती है, अकेला टिफिन खाती है, तो आप क्या करोगे, आप उसको अपने ग्रुप से दूर बिठा दोगे ना, क्योंकि वो तो आपके साथ मैच हो ही नहीं रही है। तो वो लड़की को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। सिमिलरली हमें गैसेस एटम जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, आइसोलेटेड। सो इन दिस स्टेट जो वैल्यू होगी आइंस्टाइन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो दूसरे एटम के कंपैरिजन में इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें लाइक इम्पॉसिबल हो जाता है उनकी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना जब ये एटम्स लिक्विड और गैस सॉलिड स्टेट में भी होते हैं तभी भी। तो गैसेस में तो वैसे नहीं कर पाएंगे, लिक्विड और सॉलिड में भी नहीं कर पाते हैं। जबकि ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है ना, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज़ अ नॉर्मल एनर्जी स्टेट ग्राउंड। ओके, हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ, ओके, काम इंसान, तो वैसा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस एनर्जी में होंगे, लोवेस्ट एनर्जी में होंगे। तो इसका कि ना वो लूज करेंगे ना वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो इसमें बोथ आइंस्टाइन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों को दोनों हम एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में है, अभी हमें उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है बाय ईदर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। हमें हीट देनी होगी या हीट निकालनी होगी, तो हम ग्राउंड स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट आइसोलेटेड में आप कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो लड़की जो मैंने आपसे स्कूल की है, मैंने आपको बोला, अब उस लड़की के बारे में आप बाकी लड़कियों से कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड है, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप उसका कोई भी एंथैल्पी जो होगा वो आप नहीं मेजर कर पाओगे, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा कंपैरिजन से आता है या स्टेट चेंज करने से आता है। इसमें वो हो नहीं रहा। इसके लिए इन दोनों में जो आइंस्टाइन एंथैल्पी और गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इन दोनों टर्म्स के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन में आती है। डन, क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज, ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन of hydrogen in the ground state is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. Okay, calculate the ionization energy, मतलब कि IE कैलकुलेट करना है of the hydrogen in terms of joule per mole. Okay, in terms of joule per mole. मोल आया मतलब कि अभी आपको इसके अंदर मोलारिटी को दिमाग में रखना होगा। मोलारिटी इसका मतलब कि 1 मोल की बात हो रही है। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E इन्फिनिटी माइनस EN, एन जो भी उसका हो नंबर ऑफ शेल। अब हाइड्रोजन है तो उसका नंबर ऑफ शेल तो एक ही होता है, फर्स्ट शेल ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E इन्फिनिटी माइनस E1। अब हाइड्रोजन के पास कोई और शेल है ही नहीं जहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करवा पाए। बात समझ आ रही है? देखो, ये हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे घूमेगा। अब उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसके लिए कोई शेल उसके आसपास होने भी नहीं वाला कि वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे जंप करवा पाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्फिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी इज नॉट द ब्रह्मांड। इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी भाई एक शेल से दूसरे शेल में भी जंप किया, दैट इज द इन्फिनिटी, उसको हम इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे उसके पास कोई शेल है नहीं तो कहाँ जंप करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे 0 माइनस, अब हमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8। ठीक है, ओके। अब जब हमें निकालना होता है तो हम इसके साथ साथ एवोगैड्रो नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। ठीक है, मिला जुला के पूरा मैं कैलकुलेशन कंप्लीट करके आपको बता देती हूँ। इट्स 1.313 इंटू 10 रेज़ टू 6 जूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। Among the second period elements, the actual ionization enthalpies are in the order Li is less than
boron, then beryllium, then carbon, oxygen, nitrogen, fluorine and neon. Explain why Be has higher enthalpy than B. Okay, like beryllium जो है, okay, beryllium जो है उसका एंथैल्पी बोरोन से जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखो, अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ओके द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s। जबकि हम बोरोन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, बेरिलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 के हिसाब से 1s2 और 2s2 रहेगा। जबकि बोरोन का नंबर 5 होता है तो वो हो गया 1s2 2s2 और 2p1। नाउ सिंस 2s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस देन 2p इलेक्ट्रॉन्स, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये 2s इलेक्ट्रॉन जो होगा, s ऑर्बिटल हमेशा न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक होता है, काफ़ी इसके साथ गहरा अटैच होता है। तो जो 2s ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ वो न्यूक्लियस के साथ काफ़ी गहरे अटैच्ड हैं। तो जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से देन द 2p, then later amount of energy is required to knock out the 2p then the 2s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो 2p इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से इतना कनेक्टेड नहीं है। तो अब अगर मुझे इसमें से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मुझे हल्की फुल्की एनर्जी भी आग भी दे दूंगी तो हो जाएगा। ओके, हल्की फुल्की मैंने एनर्जी इसको दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। बट ये जो 2s है वो इलेक्ट्रॉन्स ये 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से इतने टाइटली बाउंडेड है कि मुझे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उन्हें एंथैल्पी देना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब आपके सामने है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पूछा है कि Be का एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा क्यों है। तो साफ साफ मैंने आंसर बता दिया, क्योंकि बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो s है 2s, और s जो होता है वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाइंड होता है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हमें बहुत हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि बोरोन में 2p आ जाता है लास्ट में, p ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होता है, तो हल्की सी हीट में भी वो निकल जाएगा। तो इसके लिए बेरिलियम हैज़ हायर देन द बोरोन। क्लियर हुआ? दैट इज एंथैल्पी एनर्जी। नाउ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन हैज़ लोअर एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। अब क्यों भाई ऑक्सीजन के लोअर एनर्जी क्यों है? अगेन देखो, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p डायरेक्टली दे दूँ मैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p 3 4 5 6 7। और ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके। सो नाउ देखो, वी कैन सी दैट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। देखो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा जी? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 3। अब याद करना, स्टेबिलिटी या तो हाफ फील्ड की होती है या तो फुल फील्ड की होती है। ठीक है, या पार्शियली फील्ड होता है या फुल होता है। अभी पार्शियली है तो इसका मतलब कि इसका बाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, और जो O है, ठीक है, उसके पास 4 है, मतलब कि ये थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इसके लिए ठीक है, अब p3 है, हाफ फील्ड है तो वो न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि ऑक्सीजन में नहीं। अब देखो, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और नाइट्रोजन के अंदर कम है, तो देखा जाए कम हो तो अपने को कम एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। वो जो p ऑर्बिटल ना, दोनों के पास p तो है। अब क्या होगा, तो ये हाफ फील्ड होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड है और ये वीक बॉन्डेड है, तो इसके लिए इसमें कम एनर्जी देनी पड़ जाती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n अदर देन O। ठीक है, क्लियर? सेम हम बात करेंगे F के बारे में भी। O के साथ ऐसा ही हो जाएगा ये भी। F क्या होता है बच्चा जी? 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p 5। ठीक है, अब ये देखो 2p 6 होने चाहिए, ये 2p 5 है, मतलब कि फुल फील्ड होने से बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी, ज़्यादा कमी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फुल फील्ड के बहुत नज़दीक हो जा रहा है। ये हाफ फील्ड स्ट्रांग हुआ, ये फुल फील्ड के नज़दीक हुआ, इसलिए डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। इसके लिए ऑक्सीजन जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहे सारे पॉइंट्स? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Now 17th question. How would you explain the fact that first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second enthalpy is higher than that of magnesium? देखो अब अगेन हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो सोडियम का हमने लिख दिया है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। सोडियम का कितना नंबर होता है बेटा? 11 होता है ना। तो 2, 2, 4, 6 और ये 11 और इसका नंबर होता है 12। तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। चलो अब देखो इन दोनों में जो हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दोनों में हमें निकालना होगा फ्रॉम 3s। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें तो इन दोनों में से निकालना होगा, पिछले लाइक आउटर मोस्ट से निकालते हैं हम लोग। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन बोथ द केसेस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द 3s ऑर्बिटल। ठीक है, बट किंतु परंतु क्या है? ठीक है, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है सोडियम का वो +11 होगा जो मैग्नीशियम से छोटा है। देखो जितने हमारे एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? लाइक चार्ज कितना है? +11 और यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा मैग्नीशियम में? +12। ओके, तो इसके लिए अब +11 है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, पार्शली है, हाफ फिल्ड है ना ये, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सोडियम का जो पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो कम होगा और मैग्नीशियम का जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? क्योंकि यहाँ पे 3s1 है, इसका मतलब कि ये हाफ फिल्ड है और वहाँ पे 3s2 है, ये फुल फिल्ड है। तो हाफ फील्ड से निकालना आसान होगा फुल फील्ड के कंपैरिजन में। चलो इतना क्लियर हो गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब Na के पास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p6, ये वाला पॉइंट कैंसिल। और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, 3s1। यहाँ पर अब हमें अब ये हो गया हमारा कितना? 10 हो गया। 10 मतलब कि देखा जाए तो ये इनर्ट बन गया, इनर्ट गैस का नियोन वाला फॉर्म आ गया इसके अंदर। तो जब अब आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, अब ये स्टेबल हो गया, अब ये वाला जो है वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसमें ज़्यादा एनर्जी एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेबिलिटी मोड में आ गया है। और इसमें कम एनर्जी देनी होगी क्योंकि अभी तक स्टेबिलिटी मोड पे नहीं आया है। ठीक है, ऐसे ऐसे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एनर्जी जो है वो कम देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बात क्लियर हुई बेटा? समझ आया? ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। देखो जब हमारे पास Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन थे तो एज पर द कॉन्फ़िगरेशन 3s1 और 3s2 लास्ट में आता है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। तो इसके लिए तब हमें एंथैल्पी सोडियम में कम देनी पड़ रही थी और मैग्नीशियम में ज़्यादा देनी पड़ रही थी। ओके, अब उसके बाद जब हम सेकंड में आते हैं तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसका मतलब कि वो नोबल गैस का स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा। अब नोबल गैस इज स्टेबल, तो वो स्टेबिलिटी में से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब सेकंड बार आप एनर्जी देते हो IE2, वो ज़्यादा देनी पड़ेगी और मैग्नीशियम में IE2 कम देनी पड़ेगी फर्स्ट के कंपेरिजन में। क्लियर डिफरेंस? ओके, सो आई होप, ठीक है, कि आपको समझ आया अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down the group? ओके, क्या बोल रहा है? क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड्स टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप? जैसे आप ग्रुप में जाते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे आप जाते हो तो एंथैल्पीज जो है वो डिक्रीज होने लगती हैं। ठीक है, और उसके डिक्रीज होने के फैक्टर्स क्या क्या है? देखो बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, ये तो बाद में रीड कर लेंगे, आप कॉमन सेंसिबल लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिथियम आया तो 2,1, इसमें 2 शेल बने, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सोडियम आया 2,8,1, ये इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3। ओके, पोटेशियम 2,8,8,1, ठीक है, कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 1, 2, 3, बहुत गंदा फिगर बना रहा हूँ मुझे पता है, बट सॉरी, और ये 4। ठीक है, अब आप देखो बेटा, न्यूक्लियस से जितना शेल दूर होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। क्लियर हुआ ये?
न्यूक्लियस से जितना शेल दूर होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। मतलब कि इसमें जो मुझे एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन कि मुझे इसमें देनी पड़ेगी, और इसमें जितनी देनी पड़ेगी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा होगी और ये कम होगी। तो जैसे आप ग्रुप में जाते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से जो शेल है वो क्या होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दूर होते जाते हैं। अब जितना दूर होते जाएंगे, ठीक है, अब जितना दूर होते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो इसी की वजह से ही एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, सो एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज हो जाती है विद द साइज इन द एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आपको कम हीट में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। ओके, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट विद द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, ठीक है। जब नए नए शेल बढ़ते जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो लिथियम के बाद एक और शेल बढ़ गया, फिर एक और शेल बढ़ गया, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके वो क्या होता है ना कि इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्टेड हो जाते हैं बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से जब वो हीट दी जाती है इलेक्ट्रॉन से रिमूव करने की, तो वो शील्ड करते हैं, मतलब कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए खुद ही निकल जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, एंड जिसकी वजह से एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डन, क्लियर। चलिए बच्चों अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज 3.19। क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, अच्छे से देखना। The first ionization enthalpy values in the kilojoule per mole of the group 13 elements are present, ठीक है। तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनका हम लोगों को फर्स्ट मतलब पहली बार जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसकी आपको दी हुई है लाइक बोरोन का 801, एल्यूमिनियम का 577, गैलियम 579, देन IN इंडियम एंड TL थेलियम, ठीक है। तो आपको IN का 558 दिया हुआ है और TL का आपको दिया 589। नाउ हाउ अबाउट टू एक्सप्लेन दिस डेविएशन। अब बेसिकली देखो बेटा, जब भी हम लोग ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है, ऑन मूविंग ग्रुप इन डाउन, तो जो एंथैल्पी होती है जनरली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आप जब ग्रुप में जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं बेटा वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना उसका अट्रैक्शन पावर कम होगा और उसको निकालना बहुत आसान होगा। इसका मतलब कि उसमें हमें बहुत कम हीट एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इतना फंडा क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम जब ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके, बिकॉज साइज इंक्रीज हो रही है और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझो, आपको क्लियर तो होगा मुझे पता है, एक बार समझा दूं मैं फिर भी आपको। देखो शील्डिंग का मतलब क्या होता है, ये हुआ अपना न्यूक्लियस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद आया है एक शेल जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा अपने पास एक और शेल, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, देखो न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, सुनना बात को ध्यान से। तो ये न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इतना ओके। तो अब क्या करते हैं ना कि न्यूक्लियस के नज़दीक की जो शेल होती है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आसपास क्या बना लेते हैं, कवच बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कवच। शील्ड मतलब क्या होता है, कवच ही तो होता है ना, ठीक है। तो उसके आसपास जो है वो पूरा यूं कवच बना लेते हैं ताकि उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बाद वाला जो शेल होगा उससे कम हो जाए, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो ताकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच ना ही पाए, मतलब उसकी तरफ ना आ पाए, ठीक है। जलन है इलेक्ट्रॉन की, और क्या कि भाई वो क्यों आएगा, तो बस कुछ नहीं, वो जलन के तौर पे नहीं लाने देता दूसरा इलेक्ट्रॉन, होता है ना, सिर्फ हम इंसानों में जलन थोड़ी होती है बेटा, ओके। अब जैसे कि एक और शेल आ गया, ठीक है, अभी एक शेल और आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस उसको भी अट्रैक्ट करेगा, बट इतने दूर तक जाने में अब ये क्या होगा, ब्लू वाला जो फर्स्ट शेल है उसने पूरा का पूरा कवच बना दिया, फिर ये वाला जो होगा वो भी कवच बनाएगा ताकि ये वाला अंदर ना आ पाए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना कि कवच जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है तो बट ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स का कम होता जाता है, जिसका मतलब ये है कि एंथैल्पी कम देने के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा,
इतना क्लियर हुआ ना? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बात एक ही होती है। चलिए, तो इसके लिए जब हम लोग B2Al की तरफ जा रहे हैं, ओके, मतलब कि बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जब आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 801 से 577 डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लॉजिक क्लियर है। बट जब हम गैलियम की तरफ आ रहे हैं एल्यूमिनियम से, तो हमें वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अब ये क्यों हुआ है? ये वैल्यू इंक्रीज क्यों हुई है जबकि डिक्रीज होनी चाहिए एज पर द लॉ? तो देखो, जो गैलियम है, ओके, इट हैज़ अ हायर एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो फॉलो करेगा आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि उसकी जो शील्डिंग है, ठीक है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद स्टार्ट हो जाएगी, जबकि गैलियम जो होगा वो आफ्टर डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। शील्डिंग याद कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये कि डी ब्लॉक जो होगा वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा और हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें हीट एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? दोबारा बोल रही हूँ, सुनो। देखो, एल्यूमिनियम जो है वो एस ब्लॉक के बाद, ठीक है, एस ब्लॉक के बाद वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। बट जब गैलियम है, गैलियम के अंदर डी ब्लॉक के बाद होता है। अब डी ब्लॉक जो होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है, वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो जब वो उसके बाद के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन को रोक ही नहीं पाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला आएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम हीट देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। इसके लिए गैलियम में आपको एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नजर आ रही है कंपेरिजन टू द एल्यूमिनियम। अब बात समझ में आई? पॉइंट्स क्लियर हुए ना किससे किससे? तो बेसिकली शील्डिंग का मतलब समझ लो, बस आंसर उसी के अंदर छुपा हुआ है और तो कुछ है ही नहीं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो रोक ही नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ga गैलियम एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स देन द एल्यूमिनियम। ओके, चलो अब हम बात करते हैं गैलियम से मूव करते करते कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इंडियम और थैलियम की तरफ। अब देखो, गैलियम से चलो वैल्यू कम हुई, अब इंडियम पे आके वैल्यू कम हो रही है, अब थैलियम पे दोबारा बढ़ गई वैल्यू, फिर से बढ़ गई। अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ रही है कि जब हम लोग गैलियम से इंडियम की तरफ जाते हैं एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द हाई एटॉमिक साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट, चलो क्लियर है। बट जब हम इंडियम से थैलियम की तरफ जा रहे हैं तो एंथैल्पी फिर इंक्रीज हो रही है। तो टेबल के अंदर, ठीक है, टेबल के अंदर जो थैलियम है वो ये शील्डिंग इफेक्ट जो होगा, ठीक है, वो किसके बाद फॉलो करेगा? 4f और 5d। अब अगेन सेम आ गया, ठीक है। अब शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ दिस ऑर्बिटल्स इज नॉट वेरी इफेक्टिव। डी देखो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट याद करना, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है एस का, जबरदस्त, मतलब एस के बाद ना कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर आ ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर आता है पी, फिर डी और फिर एफ। अब आप समझ सकते हो कि थैलियम जो है वो डी और एफ के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिनका शील्डिंग इफेक्ट ना के बराबर है। तो इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, इसके लिए उनका एंथैल्पी एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। अब बात समझ आई? क्लियर हुआ अच्छे से? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ओके। फिर 21 से 40 का सीरीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। और ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ओके। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, सब समझ में आया? कुछ सजेशन देना हो तो डू गिव मी द सजेशन, ओके। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव मूव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी O एंड F या F एंड Cl, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आपको जो पेयर दिया हुआ है ऑक्सीजन फ्लोरीन का एंड फ्लोरीन क्लोरीन का, इनमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है? देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसका होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ऐड करना। जैसे फ्लोरीन है तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, ठीक है, इसके लिए F माइनस लिखते हैं ना हम लोग, फ्लोरीन का हम क्या लिखते हैं? F माइनस लिखते हैं, सॉरी Cl C माइनस लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 माइनस लिखते हैं, दैट मीन्स कि दे आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अभी O और F के बीच में कौन है जिसका एंथैल्पी ज़्यादा है, और F और Cl के बीच में? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग O और F के बारे में। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियड में लाया करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर होता है 6, दैट इज 2, नंबर होता है 8, दैट इज 2,6,
और फ्लोरीन का नंबर होता है 9, ओके, दैट इज़ 2,7। तो दोनों सेकंड पीरियड में लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। पीरियड में जा रहे हैं ना, ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर F जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है वो O के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया उसका, और न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया और उसकी साइज़ जो है वो कम हो गई, ठीक है, साइज़ जो है वो कम हो गई। तो इसके लिए जब उसको इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करना होगा, वो भी नोबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए, तो वो ईजिली कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होगा तो जल्दी से कर लेगा ना। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो ऑलरेडी उसकी स्थिति स्ट्रॉन्ग है, तो जब सामने के इलेक्ट्रॉन आएगा तो झटक से उसको पकड़ लेगा और स्टेबिलिटी में चला जाएगा। तो इसके लिए O और F के कंपैरिजन में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ओके, अब हम बात करते हैं Cl और F के बीच में। अब Cl और F जो है वो 17 ग्रुप में लाई करते हैं, विच इज़ द सेम ग्रुप। नाउ ग्रुप क्या आते हैं ना, ग्रुप में हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो एंथैल्पी जो होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, तो ऐड करने में तकलीफ आएगी, ठीक है, तो एंथैल्पी लाइक उस हिसाब से हमें चेंज होगी। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है, वो यूजुअली लेस नेगेटिव होती है जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की ज़्यादा है F के, क्यों, अब सीधी सी बात है, F की जो साइज़ है वो क्लोरीन से कम है। F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो सेकंड शेल में ऐड होगा, ओके, मैंने F का क्या बताया 2,7, और क्लोरीन क्या होता है 2,8,7, और क्लोरीन में थर्ड में ऐड होगा, तो जिसकी वजह से क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना दूर है ना, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया न्यूक्लियस के साथ, रिपल्जन फोर्स कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से अगर हमें वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हम लोग उसको इजीली ऐड कर लेंगे, ठीक है, इजीली ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए Cl का नेगेटिव ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू F गेन एंथैल्पी के अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। ओके, तो हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द पीरियड, ठीक है, तो पीरियड के हिसाब से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में न्यूक्लियर फोर्स कम है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स भी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन जब धक्का नहीं मारेगा तो ईजिली दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह आराम से बना लेगा, तो इसके लिए क्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है बच्चा, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ क्वेश्चन समझ में आए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड डू कमेंट मी, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसका पार्ट 2 करेंगे, एंड मैनी मोर वीडियोस भी आने वाले हैं। उसके अलावा आपको कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए, डू कमेंट मी, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो बाय बाय, टेक केयर।